आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज साइंस का एग्जामिनेशन हुआ था उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में आप सभी को सेट नंबर 1 सॉल्व कराने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को सेट 2 की आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर से उस वाली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर कोड देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर 31/2/1। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको ये बोला था कि मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस की मेन थीम बता दूंगा कि आपको क्या लिखना था। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके भी आपका मैं आंसर बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। कार्बन प्रीफर्स टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट rather than gaining or losing the valence electrons in order to attain novel gas configuration. Give reason to justify this statement. तो फिर इसका आंसर थ्योरी बेस्ड रहेगा, इसका मैं आंसर आपको नहीं बता सकता यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इज 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक एलिमेंट दे रखा है एक्स और जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको 11। तो फिर आपको ये पता लग गया होगा ये आपका सोडियम एलिमेंट है। बाकी इस पे क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्स एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। यहाँ पर आपको वैलेंसी बतानी है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आपका 2, 8 और 1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया और इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 1 इसकी वैलेंसी। राइट द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पर आपको फॉर्मूला और नेचर ऑफ ऑक्साइड इसके आंसर लिखने। नेक्स्ट पार्ट में इसमें आपको पूछा गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा जब इसका ऑक्साइड बनेगा। तो फिर इसका आपका आंसर होगा N2O और इसमें जो आपका नेचर होगा वो होगा बेसिक इन नेचर। बेसिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस। फर्स्ट है प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फर्टाइल डेवलपमेंट। और इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों थ्योरी बेस्ड है तो फिर इसको मैं आपको कराऊंगा नहीं। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ब्रेड माउल्ड राइजोपस के आपको यहाँ पर रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव के पार्ट लिखने हैं। तो फिर रिप्रोडक्टिव का आपका पार्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्प्रोंजियम और यहाँ पर नॉन रिप्रोडक्टिव का होगा हाइपाई। ठीक है। लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका भी आंसर आप खुद ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने थे फिफ्थ क्वेश्चन में एंजियोस्पर्म के। तो फिर इसमें आपका आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स और दूसरा होगा आपका ओव्यूल। और इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट था राइट दिस वेयर आर दिस पार्ट्स आर लोकेटेड। तो फिर ये आपका फ्लावर में होता है, ये आपका फ्लावर आंसर हो गया। और आपको एक्सप्लेन करना है इसके स्ट्रक्चर से तो फिर वो आप खुद करेंगे। इसी में आपका और वाला पार्ट है व्हाट इज प्यूबर्टी, मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अर्ली टीन एजर। इसमें जो प्यूबर्टी की डेफिनेशन है वो आप अपने आप लिखेंगे। मैं आपको कॉमन चेंजेस बता देता हूँ। फर्स्ट होगा इसमें आपका कि स्किन ऑयली हो जाती है, स्किन हमारी ऑयली हो जाती है और इससे हमारे पिंपल्स भी आने लग जाते हैं। ठीक है। और इसमें आपका सेकंड पॉइंट रहेगा आपके जो जेनेटल एरिया है वहाँ पर आपके हेयर की ग्रोथमेंट हो जाती है, ग्रोथमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में आप सभी को PQRS मैग्नेट के पोल्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपको PQRS बताना है कि ये कौन कौन से पोल हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपका P है
यहाँ पर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पर एंटर कर रही हैं। तो फिर ये जहाँ पर से निकलती हैं इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, यानी कि P वाला हो गया आपका नॉर्थ पोल और Q वाला हो गया आपका साउथ पोल। इसमें आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है R और S वाला, इसमें आपको बताना है। तो फिर इसमें आपका जो R वाला, इसमें जो आपका R वाला पोल होगा ये होगा आपका नॉर्थ पोल और ये S वाला होगा यहाँ पर आपका साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इन्फरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। इन दोनों डायग्राम के बेसिस पर आपको इसका आंसर देना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस का। फिर इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये दोनों आपके थ्योरी हैं तो फिर ये मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ। 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 7th क्वेश्चन आपसे इसे यहाँ पर पूछा गया था कि ये जो आपका पीकॉक है यहाँ पर आपका 2 जूल की एनर्जी है, तो फिर यहाँ पर आपको ग्रास की एनर्जी बतानी थी। तो फिर इसमें आपका आंसर हो जाएगा 20,000 जूल, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बिकॉज ऑफ 10% लॉ ओनली ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गार्बेज की डेफिनेशन लिखनी है और इसके 2 क्लासेस के को क्लासीफाई करना है यहाँ पर आपको। और इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका थ्योरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेट द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ पर आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बताना था। तो फिर इसका लॉ ये था कि एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट। यहाँ पर आपका 8th एलिमेंट सिमिलर होगा फर्स्ट वाले से। इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है विथ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन डोमिनेंट स्टेट। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ डोमिनेंट स्टेट को समझाना था। तो फिर इसमें आपका आंसर हो जाएगा डोमिनेंट स्टेट, उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ट्रेड बनाए थे और कितने बनाए थे 9 एलिमेंट्स के टोटल ये ट्रेड थे। 3 बॉक्सेस यहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाना था। तो फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों का जो आपका मीन होगा वो सोडियम के बराबर होगा। लिथियम का आपका लिथियम का आपका मास होता है 7 और पोटेशियम का होता है आपका 39। इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे ये आएगा आपका 46 और 46 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 23। और 23 किसके इक्वल है, ये आपके सोडियम एलिमेंट के इक्वल है, इसके मास नंबर के, इसके मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 लिमिटेशंस ऑफ ईच ऑफ बोथ द एटम्स मेंशन इन ए एंड बी। यहाँ पर आपको दोनों के एक एक लिमिटेशंस बताने हैं। तो फिर ये आप खुद कर सकते हैं या फिर मैं आपको इसको बता ही देता हूँ। न्यूलैंड की जो एक लिमिटेशन हो जाएगी वो हो जाएगी कि इसका ये जो लॉ था वो खाली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था और डोमिनर्स का हो जाएगा आपका कि इसने खाली 9 एलिमेंट के लिए बताया था, इसके आगे कोई से भी एलिमेंट फिट नहीं हुए। 9th क्वेश्चन है कंसाइडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहचानने हैं और इन पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड। यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं CHO, तो फिर ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है, एल्डिहाइड, ये भी आपका एल्डिहाइड का है क्योंकि यहाँ पर भी आपका CHO है। ठीक है। सेकंड में आपसे पूछा गया था राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर आपको इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखना था, ये हो जाएगा आपका CnH2n+1 और CHO, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा, ये मैं आपको कराऊंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था इथाइन का। तो फिर इथाइन का आपका फॉर्मूला होता है C2H2, यानी कि यहाँ पर आपके कार्बन 2 हैं,
यहाँ पर मैं कार्बन 2 बना लेता हूँ। ये आपका कार्बन हो गए 2 और इसके पास 3 बॉन्ड, और ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और हमारा जो कार्बन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके साथ। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एक्सहिबिटेड बाय कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। इसमें आपका बी वाले पार्ट का जो आंसर होगा, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वीक वंडरवाल फोर्स से इंटरकनेक्टेड होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स। और ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कनेक्ट होते हैं। तो फिर इसमें जो आपकी बॉन्डिंग होती है कोवलेंट कंपाउंड में, ये आपकी होती है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कोवलेंट कंपाउंड वाली वीक होती है, और ये वाली आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, आयोनिक कंपाउंड वाली ये आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। और कोवलेंट कंपाउंड में आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, इसमें आपका हाई होता है, हाई। ठीक है, तो फिर ये मैंने आपको 3-4 डिफरेंस बता दिए, आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते थे। 10th क्वेश्चन में आपको ये बताना था नेम 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन। तो फिर इसमें आपका आंसर होगा स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर जस्टिफाई। इसमें आपको ये आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा, ये मैं आपको कराऊंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन फीमेल। यहाँ पर आपको गैमेट के नाम बताने हैं, तो फिर इसमें आपका आंसर हो जाएगा एग, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ओम्स लॉ बताना था, तो फिर ओम्स लॉ आपका ये होता है, किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ये आपका ओम्स लॉ होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आपका हटेगा ये आ जाएगा आपका इक्वल, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका RI, यानी कि V इज इक्वल टू IR। ये आपका ओम्स लॉ होता है। इसमें आपको 1 ओम लॉ समझाना था। 1 ओम लॉ क्या, आपका 1 ओम लॉ क्या होगा, तो फिर इसमें आपका जो आंसर होगा, तो फिर यहाँ पर आपको 1 ओम डिफाइन करना है। तो फिर ये होगा आपका, जब भी आपका वोल्टेज 1 वोल्ट का होगा और आपका करंट 1 एम्पेयर का होगा, तो फिर आपका 1 ओम वो होता है, 1 ओम। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट में, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच अ करंट of 0.5 ampere flows when a potential difference of 2 volts is applied across its end। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पर आपको R फाइंड करना है। तो फिर R का आपका फॉर्मूला होता है V/I। यहाँ पर से आपकी वोल्टेज है 2 वोल्ट और आपका करंट है 0.5 एम्पेयर, पॉइंट हटा ऊपर गया 0, ये आ गया आपका 4, यानी कि 4 ओम आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको 12th क्वेश्चन में ये बताना था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड होता है। तो फिर रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा लेंथ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, और
यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में ये बताना था कि आपकी लेंथ क्या होगी वायर की जब उसकी रेडियस ये हो, रेडियस आपकी ये हो और आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का हो और रेजिस्टिविटी 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो। तो फिर यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको लेंथ फाइंड करनी है वायर की। तो फिर इसका आपका आंसर आएगा 0.628 मीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर को आप जानते ही हैं, बाकी मैं इसको आपकी एसआई यूनिट बता देता हूँ। एसआई यूनिट होती है आपकी वॉट। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि यहाँ पर आपको पावर दे रखी है 2 किलोवाट और यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है 2 आवर्स का। तो फिर यहाँ पर आपको फाइंड करना है एनर्जी, फिर यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। तो फिर यहाँ पर आपकी एनर्जी की फॉर्मूला होता है P इंटू टी, यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर आपको किलोवाट आवर में बताना है आंसर। तो फिर ये आ जाएगा आपका 4 किलोवाट आवर। ये आपका इसका आंसर है। इसमें आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको जूल में भी आंसर बताना है। तो फिर आपका जूल का इसमें आंसर होगा 1441234 इसके पीछे 50। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि जो हमारी पॉन्ड और लेक होती है उसको हम क्लीन भी नहीं करते, पर जो हमारा एक्वेरियम होता है उसको हमें क्लीन करने की नीड क्यों होती है, इसमें आपको ये बताना था। तो फिर आप जानते ही हैं यहाँ पर जो आपका पॉन्ड और लेक होता है यहाँ पर आपके डिकम्पोजर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये आपका नेचुरल इकोसिस्टम होता है, नेचुरल इकोसिस्टम। और ये जो आपका एक्वेरियम है यहाँ पर डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं रहते, ये आपका आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एक तरीके से। तो फिर ये आपका क्या हो गया, तभी इसको आपको रोज़ के रोज़ क्लीन करना पड़ता है। इसमें आपका बी पार्ट है, वाई इज़ ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर, मेंशन वन हार्मफुल इफेक्ट काउज्ड बाय द डिप्लीशन। तो फिर इसमें आपका जो आंसर होगा, इसमें आपको एक हार्मफुल इफेक्ट बताना था। तो फिर ये आपका होगा स्किन कैंसर। बाकी आप इसके बारे में खुद लिख लेंगे। ये आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ताकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो अर्थ में आने नहीं देती, जो हमारी सन से रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। सेक्शन सी में आपको 2 केस स्टडी दे रखे थे। यहाँ पर मैं आप सभी को इनके आंसर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये थ्योरी है। बाकी मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले का आंसर बता देता हूँ। इसमें जो आपका 15 क्वेश्चन के बी पार्ट था, इसमें आपको एक पैटर्न बनाना था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो फिर इसमें जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर आप सभी को ऐसे करके कार्डबोर्ड बना देना था और यहाँ पर आपको एक कंडक्टर जिसमें स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर करंट जा रहा हो, जो आपका किसी भी कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन में करंट जा रहा हो, तो फिर यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसी होंगी। और यहाँ पर से क्लोज्ड कर्व्स में आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी। तो फिर ये सारे के सारे आंसर थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। बाकी मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।